हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, मैं बता देती हूँ आपको एक बार। वैसे तो आपको पता ही होगा, थंबनेल देख ही लिया होगा आपने। तो बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 2 जो है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग, इसकी यूनिट 1 चल रही है हमारी, जो है एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड जर्नलिज्म। ठीक है। और ये बीए 3rd ईयर 6 सेमेस्टर का, ये तो आपको पता ही होगा। और ये रहा आपका सिलेबस। बाकी मतलब सब यूपी की स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है वो सेम नहीं है, तो अपना सिलेबस को ज़रूर चेक कर लें अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। और ये रहा हमारा सिलेबस। तो इसकी हमारी यूनिट 1 के MCQ चल रहे हैं। 42 MCQ मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए थे ये वाले, तो इसको आप ज़रूर देख लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट 42 क्वेश्चंस और कवर कर लेंगे, क्योंकि 84 क्वेश्चन है टोटल इस यूनिट में, है ना। तो 42 हमारे कवर हो चुके हैं और 42 और कवर कर लेंगे। तो इसमें हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, यहाँ तक सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अच्छे से समझ के, है ना। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट 42 या 41 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज्ड बाय न्यू मीडिया। न्यू मीडिया के द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, वैसे ही मीडिया के भी कई चुनौतियाँ होती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा देखी गई चुनौती कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इनमें से कौन सी है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यानी इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होना। प्राइवेसी कंसर्न, प्राइवेसी हमारी खतरे में होना, है ना, गोपनीयता संबंधी चिंताएं। एंड द नीड फॉर डिजिटल लिटरेसी, यानी डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता, मतलब डिजिटल के बारे में जागरूक करना लोगों को। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो नेक्स्ट बी है ऑप्शन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी, यानी सूचना पहुंच का अभाव। सी है लिमिटिंग कल्चरल इम्पैक्ट, सांस्कृतिक प्रभाव को सीमित करना। डी है इनकरेजिंग, यानी प्रोत्साहित करना ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मेथड्स, यानी जो कम्युनिकेशन के ट्रेडिशनल मेथड हैं जैसे टेलीविज़न, रेडियो, उसको इनकरेज करना, उसको प्रोत्साहित करना। तो 43 का हमारा आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। इसके चैलेंज है ए, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है अक्सर मीडिया के द्वारा, प्राइवेसी का भी खतरा रहता है। एंड द नीड ऑफ डिजिटल लिटरेसी, यानी लोगों को साक्षर करने की ज़रूरत है ना, डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पड़ती है। ये चुनौतियां हैं मीडिया की, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज द कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष, एम्फेसाइज रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया, यानी न्यू मीडिया के प्रभाव के संबंध में निष्कर्ष किस प्रकार जोर देता है। ठीक है, प्रभाव कितना प्रभाव पड़ता है लोगों पर इसका, है ना, उसके बारे में इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है इसमें ए, इट डिस्करेज पॉजिटिव चेंजेस, ये न्यू मीडिया जो है पॉजिटिव परिवर्तनों को डिस्करेज करती है, कम करती है। बी है, इट प्रोमोट्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी जो मीडिया है ये सूचना अधिभार को बढ़ावा देती है, ओवरलोड करती है। सी है, इट ब्रिंग्स अबाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इन हाउ इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड एंड कंज्यूम्ड, यानी यह सूचना के संचार और उपभोग, यानी कंज्यूम के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाता है। डी है, इट लिमिट्स चैलेंजेस इन द डिजिटल एज, ये डिजिटल युग में चुनौतियों को सीमित करता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, है ना। तो 44 का हमारा आंसर है सी, इट ब्रिंग्स अबाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इन हाउ इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड एंड कंज्यूम्ड, यानी ये सूचना के संचार और उपभोग के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी, व्हाट हैज़ द इंटरनेट एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स विद, यानी सूचना पहुंच के संदर्भ में इंटरनेट ने व्यक्तियों को क्या सशक्त बनाया है, कैसे सशक्त बनाया है। ऑप्शन है इसमें ए, लिमिटेड एक्सेस टू न्यूज़, समाचार तक सीमित पहुंच, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर, सीमित पहुंच तो दी नहीं है मीडिया ने हमें। बी है, नॉलेज एंड मोर इन्फॉर्म्ड सोसाइटी, यानी ज्ञान और एक अधिक सूचित समाज बनाया है इंटरनेट ने। सी है, ए, डेक्लाइन इन एजुकेशनल रिसोर्सेस, शैक्षिक संस्थानों में गिरावट। डी है,
डी है आ डिक्रीज इन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी सूचना विनिमय में कमी आई है। तो 45 का हमारा आंसर है बी। इंटरनेट ने हमें नॉलेज दी है बहुत सारी और मोर इन्फॉर्म्ड सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट वाज न्यू मीडिया इनेबल्ड इंडिविजुअल्स टू डू टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी नए मीडिया ने संचार के मामले में व्यक्तियों को क्या करने में सक्षम बना दिया है। ऑप्शन है इसमें ए इनकरेज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, यानी भौगोलिक अलगाव को प्रोत्साहित किया है, इनकरेज किया है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बी है लिमिटेड ग्लोबल इंटरेक्शन, वैश्वीकरण को, वैश्विक संपर्क को सीमित किया है, लिमिटेड किया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, लिमिटेड तो क्या नहीं है, और बढ़ावा दिया है इसको, ग्लोबलाइजेशन को। सी है कम्युनिकेट ग्लोबली एट द क्लिक ऑफ अ बटन इन्हेंसिंग द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी सूचना विनिमय की गति को बढ़ाते हुए एक बटन क्लिक पर विश्व स्तर पर संचार करें, मतलब एक बटन दबाते ही हम दुनिया भर में कहीं पर भी अपनी बातचीत कर सकते हैं ना। डी है इंडायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन पीपल अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी जो है भौगोलिक सीमाओं के पार लोगों के बीच संबंधों में बाधा तो है नहीं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 46 का आंसर होगा हमारा सी। क्या करा है, एक बटन दबाते ही हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी हम बात कर सकते हैं, है ना, तो ये स्पीड है हमारे इंटरनेट की, न्यू मीडिया की, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द फंडामेंटल एस्पेक्ट, पहलू, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है ये मैं अच्छे से बता चुकी हूँ, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। एक बड़ी संख्या में लोगों से बातचीत करना, ठीक है, जैसे कि हम इंटरनेट पे हम कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो काफ़ी लोग देखते हैं, है ना, हमें नहीं पता कौन कौन देखता है पर बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, असंख्य लोग देखते हैं, है ना, तो वो होता है मास कम्युनिकेशन, है ना, एक बड़े वाइड एरिया में बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो 47 जनसंचार में संचार प्रक्रिया का मूलभूत पहलू क्या है। मास कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं जनसंचार, ठीक है, और उसमें संचार प्रक्रिया का मूलभूत पहलू पूछा है इन्होंने, फंडामेंटल एस्पेक्ट पूछा है इसका। तो ऑप्शन है इसमें ए द सेंडर्स पर्सनल बाइस, यानी जो सेंडर होता है उसका व्यक्तिगत पर्सनल राय, पूर्वाग्रह कह सकते हैं। बी अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस, यानी संदेशों को एनकोडिंग और डिकोड करने की गतिशीलता को समझना। सी है द मीडियम यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम। डी है द रिसीवर्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मैसेज, यानी संदेश के प्राप्तकर्ता की व्याख्या। तो 47 का हमारा आंसर है बी अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस, यानी संदेशों को इनकोडिंग और डिकोड करने की गतिशीलता को समझना, ठीक है। जनसंचार में संचार प्रक्रिया का मूलभूत पहलू है ये, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस, यानी मास कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल के कह सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग मीडिया सामग्री मतलब जो जनसंचार के सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग व्हाट डज मीडिया लिटरेसी इन्वॉल्व, यानी मीडिया साक्षरता में क्या शामिल है। ऑप्शन है इसमें ए अवॉइडिंग मीडिया कंटेंट को ही अवॉइड कर दो तो ये तो होगा नहीं मीडिया लिटरेसी में शामिल, है ना। बी है क्रिटिकली एनालाइजिंग एवल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग मीडिया कंटेंट, यानी इवैल्यूटिंग होगा ये, ठीक है। इवैल्यूटिंग मतलब क्या हुआ, मीडिया सामग्री को आलोचनात्मक विश्लेषण, मूल्यांकन और निर्माण करना, ठीक है। क्रिटिकली यानी आलोचनात्मक। सी है प्रोमोटिंग बायस्ड व्यू पॉइंट्स, यानी जो बायस्ड पूर्वाग्रह इंसान का पर्सनल जो राय होती है ना, अपना खुद का दृष्टिकोण, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। डी है लिमिटिंग इंफॉर्मेशंस डिसेमिनेशन, यानी सूचना प्रसार को सीमित करना, लिमिटेड करना, तो ये तो आंसर होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी क्रिटिकली एनालाइजिंग इवैल्यूटिंग
एंड क्रिएटिंग मीडिया कंटेंट, यानी मीडिया सामग्री का आलोचनात्मक विश्लेषण, मूल्यांकन और निर्माण करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ गेट कीपिंग इन मास कम्युनिकेशन रेफर टू, यानी जनसंचार में गेट कीपिंग की अवधारणा किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है इसमें ए कंट्रोलिंग एक्सेस टू फिजिकल गेट्स, बी फिल्टरिंग एंड सिलेक्टिंग कंटेंट बाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो मीडिया संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं के द्वारा सामग्री जो भी कंटेंट है उसको फिल्टर करना और चयन करना, चूज़ करना। सी है मैनेजिंग सोशल इवेंट्स, सामाजिक घटनाओं का प्रबंधन। डी है इग्नोरिंग सोसाइटियल रेलेवेंस, यानी सामाजिक प्रासंगिकता की अनदेखी करना। तो 49 का हमारा आंसर होगा बी। फिर जो गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या आता है, फिल्टरिंग एंड सिलेक्शंस कॉन्टेक्ट बाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंटेंट जो होता है उस मतलब सामग्री जो होता है मीडिया पर, है ना, कंटेंट जो हम बनाते हैं उसको सिलेक्ट करना, चूज़ करना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू द एजेंडा सेटिंग थ्योरी व्हाट डज मास मीडिया इन्फ्लुएंस, यानी एजेंडा सेटिंग सिद्धांत के अनुसार मास मीडिया क्या प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है। ऑप्शन है इसमें ए पब्लिक ओपिनियंस को, यानी पब्लिक का जो भी मत होता है, राय होती है उसको। बी है पर्सनल प्रेफरेंस को, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को। सी है पॉलिटिकल एफिलिएशंस को, यानी राजनीतिक से संबंधित संबद्धता को। डी है इकोनॉमिक डिसीशंस, यानी आर्थिक निर्णय को। तो 50 का हमारा आंसर होगा ए पब्लिक ओपिनियन को। एजेंडा सेटिंग जो थ्योरी है उसमें जो मास मीडिया होती है वो किसे प्रभावित करती है, पब्लिक के ओपिनियन को प्रभावित करती है, पब्लिक की राय को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ कल्चर इम्पीरियलिज्म एक्नॉलेज इन मास कम्युनिकेशन, यानी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का सिद्धांत जनसंचार मास कम्युनिकेशन में क्या स्वीकार करता है। ऑप्शन है इसमें ए प्रमोशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी विविध दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना, अलग अलग टाइप के नज़रियों को बढ़ावा देना। बी है इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट कल्चर्स ऑन लेस पावरफुल वंस थ्रू ग्लोबल डिसेमिनेशन, यानी फैलना, डिसेमिनेशन मतलब होता है फैलना। ठीक है, यानी वैश्विक प्रसार के माध्यम से कम शक्तिशाली संस्कृतियों पर प्रमुख संस्कृतियों का प्रभाव। सी है होमोजेनाइजेशंस ऑफ कल्चर्स, यानी संस्कृतियों का समरूपीकरण। डी है एक्सक्लूजन ऑफ कल्चर रिप्रेजेंटेशंस इन मीडिया, यानी मीडिया में सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का बहिष्कार। एक्सक्लूजन मतलब होता है बहिष्कार करना किसी चीज़ का, है ना। तो 51 का हमारा आंसर होगा बी इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट, यानी जो इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट कल्चर्स ऑन लेस पावरफुल वंस थ्रू ग्लोबल डिसेमिनेशन, यानी वैश्विक प्रसार के माध्यम से कम शक्तिशाली जो कल्चर होते हैं, कम शक्तिशाली संस्कृतियों पर प्रमुख संस्कृतियों का प्रभाव पड़ना। ठीक है, ये सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कहलाता है अकॉर्डिंग टू मास कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ सांस्कृतिक जो कल्चरल जो साम्राज्यवाद है, जाहिर सी बात है इसमें बता दिया गया है कि जो ताकतवर शक्तिशाली कल्चर होता है वो कमज़ोर कल्चर को मतलब कम कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है ना, जो शक्तिशाली कल्चर होता है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ कल्चर इम्पेरियलिज्म है, यानी साम्राज्यवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है। तो आंसर इसका जाहिर सी बात है कि बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, इन जर्नलिज्म व्हाट डज एक्यूरेसी एंड फेयरनेस एंटेल, यानी जो पत्रकारिता में सटीकता यानी एक्यूरेसी और निष्पक्षता, फेयरनेस जो होती है ना मीडिया में, पत्रकारिता में का, उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है इसमें ए रिपोर्टिंग बाइज्ड इन्फॉर्मेशन, एक तरफा न्यूज़ को देना, है ना, इंसान की पर्सनल राय के हिसाब से पक्षपातपूर्ण जानकारी की रिपोर्ट करना। तो ये तो आंसर होगा नहीं। एक्यूरेसी मतलब तो हुआ कि न्यूज़ में सटीकता हो और फेयरनेस भी हो, है ना। तो एक तरफा अगर हम न्यूज़ देंगे तो ये तो होगा नहीं, है ना। बी है थ्रू फैक्ट चेकिंग एंड प्रेजेंटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव,
यानी पूरी तरह से तथ्य की जांच करना और कई दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, कई पॉइंट ऑफ व्यू, उसके जो भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं, नज़रिया, दृष्टिकोण होते हैं, उसको दिखाना, उसको प्रेजेंट करना। सी है प्रोमोटिंग सेंसेशनलिज्म। सेंसेशनलिज्म होता है, कह सकते हैं कि सनसनी वाली न्यूज़, किसी न्यूज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। डी है अवॉइडिंग वेरिफिकेशंस ऑफ सोर्सेस। जो सोर्सेस है उसका सत्यापन से बचना, उसका वेरिफिकेशन ना करना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी। जो भी न्यूज़ है हमारी, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको तथ्य से मतलब वो चेक करना कि वो ठीक है बिल्कुल, है ना, और जो उसके अनेक दृष्टिकोण हैं, प्रेजेंटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, उनको भी दिखाना। तो एक्यूरेसी और फेयरनेस का यही मतलब हुआ, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। हाउ डज ऑब्जेक्टिविटी इन जर्नलिज्म डिफर फ्रॉम न्यूट्रलिटी। यानी पत्रकारिता में निष्पक्षता तटस्थता से किस प्रकार विभिन्न है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, मैं बहुत बार पिछली वीडियोस में, जो इस सब्जेक्ट की पिछली वीडियो थी उसमें मैं बता चुकी हूँ, है ना, आपको अच्छे से पता होगा। तो उसमें और उस ऑब्जेक्टिविटी में और न्यूट्रलिटी में क्या डिफरेंस है, क्या भिन्नता है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, इट प्रोमोट्स न्यूट्रलिटी ओवर ऑब्जेक्टिविटी। ये निष्पक्षता पर तटस्थता को बढ़ावा देता है। जर्नलिज्म की बात हो रही है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखिएगा। बी है, इट एम्फेसाइज प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशंस विदाउट पर्सनल बाइस। यानी यह व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना जानकारी प्रस्तुत करने पर जोर देता है। सी है, इट इनकरेज पर्सनल बाइस इन रिपोर्टिंग। यानी ये रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को इनकरेज करता है, यानी बढ़ावा देता है। डी है, इट अवॉइड्स प्रेजेंटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ये कई दृष्टिकोण प्रस्तुत करने से बचता है, अवॉइड करता है। तो 53 का हमारा आंसर होगा बी। जो ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन मतलब व्यक्तिगत राय के बिना, मतलब जो एक पक्ष वाली बात होती है ना, तो उसके बिना न्यूज़ को देती है, हमें इन्फॉर्मेशन को देती है, जो रियल इन्फॉर्मेशन है उसको देती है बिना किसी पक्षपात के, ठीक है। तो इट एम्फेसाइज प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट पर्सनल बाइस। यानी क्या हुआ इसका मतलब, ये व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना जानकारी प्रस्तुत करने पर जोर देता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी पहलू ऑफ एथिकल कंसिडरेशन इन जर्नलिज्म। यानी जो पत्रकारिता में नैतिक विचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। नैतिक विचार रखना भी हमें हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। ऑप्शन है इसमें ए, मैक्सिमाइजिंग हार्म टू इंडिविजुअल्स। यानी जो व्यक्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना, इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाना। बी है, आचार संहिता की अनदेखी करना, इग्नोरिंग द कोड ऑफ एथिक्स। सी है, रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी व्यक्तियों की गोपनीयता जो होती है, प्राइवेसी होती है, उसका सम्मान करना। डी है, अवॉइडिंग ट्रूथफुलनेस इन रिपोर्टिंग। जो ट्रूथफुलनेस है रिपोर्टिंग में, उसको अवॉइड करना, उसको नकारना, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, है ना। इग्नोर करना भी, हार्म करना भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। 54 का आंसर होगा सी। जो व्यक्तियों की, लोगों की प्राइवेसी है उसका सम्मान करना, वही नैतिकता के अंदर आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। वाई आर जर्नलिस्ट अकाउंटेबल टू द पब्लिक। यानी जो पत्रकार जनता के प्रति जवाबदेह क्यों है, क्यों उसको जवाबदेह होना चाहिए, है ना। ऑप्शन है इसमें ए, टू कंसील मेथड्स एंड एडिटोरियल डिसीजंस। बी है, टू प्रमोट बाइज्ड रिपोर्टिंग। सी है, टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन जर्नलिज्म। डी है, टू अवॉइड ट्रांसपेरेंसी। यानी ट्रांसपेरेंसी को अवॉइड करना। तो 55 का हमारा आंसर है सी, टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट इन जर्नलिज्म। जो जर्नलिस्ट हैं उनको जवाबदेही इसलिए होना चाहिए, अकाउंटेबल इसलिए होना चाहिए पब्लिक के लिए कि वो पब्लिक का भरोसा बनाए रख पाएँ, ठीक है।
जब तक मीडिया पर पब्लिक का भरोसा नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा मीडिया का, है ना। तो मेंटेन रखने के लिए पब्लिक के ट्रस्ट को, भरोसे को, इसलिए जर्नलिस्ट को अकाउंटेबल यानी जवाबदेही होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट डू द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइमलाइनेस एंड रेलेवेंस एम्फेसाइज इन जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता में समयबद्धता, ठीक है, और प्रासंगिकता के सिद्धांत किस प्रकार जोर देता है। ऑप्शन है इसमें ए स्लोइंग डाउन न्यूज़ डिलीवरी, यानी समाचार को फैलाने में धीमा होना, ये तो आंसर होगा नहीं इसका। बी है डिलीवरिंग न्यूज़ प्रॉम्प्टली एंड इंश्योरिंग इट्स रिलेवेंस, यानी समाचार को तुरंत वितरित करना और उसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करना। सी है इग्नोरिंग सोसाइटल इंटरेस्ट, समाज के हितों को अनदेखा करना। डी है लिमिटिंग इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, सूचना प्रसार को सीमित करना। तो ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर होगा इसका बी डिलीवरिंग न्यूज़ प्रॉम्प्टली एंड इंश्योरिंग इट्स रिलेवेंस, यानी समाचार को तुरंत फैलाना, वितरित करना और उसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करना, यानी उसका डिस्क्रिप्शन सुनिश्चित करना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। यही इसका टाइमलाइनेस एंड रेलेवेंस का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। What role do journalists play in the public service principles of journalism, यानी पत्रकारिता के लोक सेवा सिद्धांत में पत्रकार क्या भूमिका निभाता है। लोक सेवा का जो पब्लिक सर्विस का प्रिंसिपल है उसमें जो जर्नलिस्ट होता है उसका क्या रोल होता है, क्या भूमिका निभाता है वो, है ना। ऑप्शन है इसमें ए सर्विंग पर्सनल इंटरेस्ट, अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करता है, वो जनता को देता है, बिल्कुल नहीं, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को क्यों देगा, वो तो न्यूज़ देगा, इंफॉर्मेशन देगा, है ना। बी है प्रियोरिटाइजिंग सेंसेशनलिज्म, यानी जो सनसनी वाली खबरें होती हैं, है ना, जो बढ़ा चढ़ाकर न्यूज़ को देना, ये करेगा क्या जर्नलिस्ट, तो ये भी नहीं करेगा, है ना। सी है सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग वाइटल इंफॉर्मेशंस फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, यानी जो सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना, सार्वजनिक हित की सेवा करना, है ना, मतलब सार्वजनिक जो हित है उसकी सेवा करना और वहाँ मतलब इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रदान करना, और यही जर्नलिस्ट का काम होता है। तो आंसर यही हो जाएगा सी, ठीक है। 57 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। वाई आर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म प्रिंसिपल्स एसेंशियल इन द मीडिया लैंडस्केप, यानी मीडिया परिदृश्य में जनसंचार और पत्रकारिता सिद्धांत क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है इसमें ए टू लिमिट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी सूचना प्रसार को सीमित करना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना, लिमिटेड करना तो होगा नहीं आंसर। बी है टू अवॉइड मीडिया लिटरेसी, मीडिया साक्षरता से बचने के लिए, ये भी आंसर नहीं होगा। सी है टू प्रोमोट बाइस्ड रिपोर्टिंग, पूर्वाग्रह पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना, मतलब एक पक्ष की बात बोलना, ये भी आंसर होगा नहीं इसका। डी है टू इंश्योर द क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना की विश्वसनीयता और अखंडता सुनिश्चित करना, इंटेग्रिटी यानी अखंडता को सुनिश्चित करना, ठीक है, और क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। तो 58 का हमारा आंसर होगा डी, यही कार्य होता है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज़ द वन ऑफ द की पर्पसेस ऑफ इंटरव्यूज़, यानी जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है ना, की पर्पस क्या है। ऑप्शन है इसमें ए टू प्रमोट बाइस्ड व्यू पॉइंट्स, यानी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव डाटा, यानी प्रोवाइड करना मतलब मात्रात्मक डेटा प्रदान करने के लिए। सी है टू गेज पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय जानने के लिए। डी है टू गैथर फर्स्ट हैंड अकाउंट्स एंड इंसाइट्स, यानी प्रत्यक्ष विवरण और अंतर्दृष्टि इकट्ठा करना। तो 59 का हमारा आंसर होगा डी,
जो इंटरव्यू है उसका मतलब यही है कि प्रत्यक्ष विवरण, ठीक है, डायरेक्ट इंसान से जो घटना में, मान लो कोई घटना हुई है, जो उस घटना में वहाँ पर इंसान मौजूद था उसका ही इंटरव्यू ले लिया, तो हमने प्रत्यक्ष रूप से उसकी बात सुनी है ना, फर्स्ट हैंड हुआ वो, है ना, फर्स्ट हैंड अकाउंट, गैदर फर्स्ट हैंड अकाउंट, मतलब फर्स्ट हैंड जो व्यक्ति था उस घटना में मौजूद, उससे ही इंटरव्यू ले लिया, तो हमें पूरी बात अच्छे से पता चल जाएगी, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, हाउ डू मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस यूज सर्वे एंड पोल्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, यानी जो मतलब मीडिया संगठन होते हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सर्वेक्षणों का उपयोग कैसे करते हैं। जो जैसे कि सर्वे जो होते हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो मीडिया संगठन होते हैं, जैसे कि न्यूज़ में आप देख सकते हैं पोल्स वगैरह बनते हैं, जब वोट पढ़ने से पहले ही सर्वे किया जाता है कि हाँ कि कौन जीत सकता है इस बार। तो ये इसका क्या रोल रहता है, क्या यूज़ रहता है हमारे जर्नलिज्म में, मीडिया में। ऑप्शन है इसमें ए, टू विटनेस इवेंट फर्स्ट हैंड, यानी घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखना। बी है टू कैप्चर इंटरव्यू एंड स्टेटमेंट्स, जो साक्षरता और बयानों को पकड़ने के लिए। सी है टू एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स, यानी बड़े डेटा सेट्स का विश्लेषण करने के लिए। डी है टू गेज पब्लिक ओपिनियन ऑन वेरियस इशू, यानी जो है विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय जानने के लिए। और यही इसका आंसर होगा। हम जनता की राय क्या है, हम इसको जानने के लिए सर्वे करते हैं, है ना। तो सर्वे क्यों करते हैं हम, जनता की क्या ओपिनियन है, क्या राय है, इसको जानने के लिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, टू गेज पब्लिक ओपिनियन ऑन वेरियस इशू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट डज ऑब्जर्वेशनल जर्नलिज्म इन्वॉल्व, यानी जो अवलोकनात्मक पत्रकारिता में क्या शामिल है। अवलोकन करना जो होता है ऑब्जर्व करना, समझिए हम किसी चीज़ को देख के, कोई घटना हमारे सामने हो रही है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल सच्ची घटना होगी और हम वहाँ सामने, घटना के सामने खड़े होकर ही उस न्यूज़ को हम ले रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक होगी वो सूचना, ठीक है। तो हम अच्छे से उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, है ना। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए, एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स, यानी बड़े डेटा सेट का विश्लेषण। बी है विटनेसिंग इवेंट्स फर्स्ट हैंड, जो घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखना, है ना। सी है एक्सेसिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऐतिहासिक अभिलेखों तक पहुँच। डी है कंडक्टिंग सर्वेज एंड पोल्स, सर्वेक्षण और मतदान आयोजित करना। तो इसका आंसर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है कि घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से हम देखेंगे, है ना, फर्स्ट हैंड, हम खुद देख रहे हैं उस घटना को सामने होते हुए। तो विटनेस इवेंट्स फर्स्ट हैंड, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, हाउ डू जर्नलिस्ट यूज पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन देयर इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस। पत्रकार जो होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, अपने सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया में सार्वजनिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। पब्लिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनका यूज़ कैसे करते हैं ये लोग। ऑप्शन है इसमें ए, टू एनालाइज लार्ज डेटा सेट, बड़े से बड़े डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए। बी है टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड फॉर स्टोरीज, जो कहानियों के लिए संदर्भ और बैकग्राउंड को प्रस्तुत करने के लिए, प्रदान करने के लिए। सी है टू कैप्चर इंटरव्यूज़ एंड स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज़, बयानों को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए। डी है टू गज पब्लिक ओपिनियन ऑन वेरियस इश्यूज़, यानी विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय जानने के लिए। तो इसका आंसर होगा 62 का आंसर होगा हमारा बी, टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड फॉर स्टोरी। कहानी के कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड के लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड उठाते हैं कि बैकग्राउंड क्या रहा है ना। कोई व्यक्ति है उसने कुछ कर दिया है फिर से दोबारा, तो हम उसके रिकॉर्ड देखेंगे पुराना, पुलिस स्टेशन में जाकर क्या क्या इसके रिकॉर्ड है ना। तो ये पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें बैकग्राउंड भी बताते हैं और कॉन्टेक्स्ट भी देते हैं स्टोरी के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड फॉर स्टोरीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट रोल डज ऑनलाइन रिसर्च प्ले इन
इंफॉर्मेशन गैदरिंग फॉर जर्नलिस्ट, यानी पत्रकारों के लिए सूचना एकत्र करने में ऑनलाइन जो रिसर्च होता है उसका क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है ना, सूचना को इकट्ठा करने में जो ऑनलाइन रिसोर्स होते हैं उसका क्या महत्व है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए विटनेसिंग इवेंट्स फर्स्ट हैंड, तो ये तो आंसर होगा नहीं, फर्स्ट हैंड इवेंट मतलब प्रत्यक्ष रूप से घटना का देखना, ये तो होगा नहीं। बी है एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट, लार्ज बड़े डेटा सेट को एनालाइज करना। सी है एक्सेसिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड रहा है उसको देखना, है ना, मतलब ऐतिहासिक अभिलेखों को देखना। डी है एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजन एंड ऑनलाइन डेटा बेसिस, यानी जो सर्च इंजन होते हैं जैसे कि गूगल है, ऑनलाइन बहुत से सर्च इंजन हैं, ठीक है, ऑनलाइन डेटाबेस के माध्यम से जानकारी तक पहुंचना। तो यही इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इन्होंने पूछा ये है कि ऑनलाइन रिसर्च का क्या रोल रहता है इसमें जर्नलिज्म में, है ना, और सूचना को इकट्ठा करने में, तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, वाई आर लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज होती हैं, है ना, कई लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं वहाँ पर पुराने रिकॉर्ड्स भी रखे होते हैं, है ना, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स यानी पुराने अभिलेख जो होते हैं, अभिलेखागारों को जहाँ अभिलेख रखे होते हैं पुराने, उस कंसीडर वैल्यूएबल टूल्स इन जर्नलिज्म, यानी जो ये हैं पत्रकारिता में पुस्तकालय और अभिलेखगारों को मूल्यवान उपकरण क्यों माना जाता है ना, ये पूछा इन्होंने। ऑप्शन है इसमें ए टू विटनेस इवेंट फर्स्ट हैंड मतलब घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव डाटा, मात्रात्मक डेटा प्रदान करने के लिए, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी है टू एनालाइज लार्ज डेटा सेट, लार्ज एक बड़ी मात्रा में डेटा को एनालाइज करने के लिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी है टू एक्सेस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड एकेडमिक पब्लिकेशन, यानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जानने के लिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और एकेडमिक प्रकाशनों तक पहुंचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जो लाइब्रेरीज़ हैं, है ना, तो इसका आंसर डी होगा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को जानने के लिए, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ डेटा जर्नलिज्म, डेटा पत्रकारिता का फोकस क्या है, ठीक है, डेटा है तो डेटा में तो ये होगा कि डेटा को ही एनालाइज करेंगे, है ना, तो ऑप्शन है इसमें ए विटनेसिंग इवेंट्स फर्स्ट हैंड, घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखना यानी खुद देखना, ठीक है, कोई भी घटना या हो गई है ना, उसको न्यूज़ बनाना है, हमें उसको इकट्ठा करना है न्यूज़ के लिए, तो वो खुद देखना, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना। बी है एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करना, बड़े डेटा सेट को विश्लेषण करना। सी है एक्सेसिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऐतिहासिक अभिलेखों तक पहुँच। डी है कंडक्टिंग सर्वे एंड पोल्स और सर्वे करवाना, तो इसका आंसर होगा हमारा बी एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट, यानी बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करना, ठीक है, बड़ी मात्रा में डेटा का एनालाइज करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, हाउ डू जर्नलिस्ट यूज़ डिजिटल रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट इन देयर वर्क, यानी पत्रकार अपने काम में डिजिटल रिकॉर्डिंग जो उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट होता है उपकरण, यानी जो डिजिटल रिकॉर्डिंग के उपकरण होते हैं जैसे कि वॉइस रिकॉर्डिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग, है ना, ये सारे डिजिटल रिकॉर्डिंग होते हैं, इनका यूज़ किस में होता है। ऑप्शन है इसमें ए एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट में, बड़ी मात्रा में डेटा को एनालाइज करने के लिए। बी है विटनेसिंग इवेंट्स फर्स्ट हैंड, जो घटना है उसको खुद मतलब प्रत्यक्ष रूप से, खुद नहीं मतलब प्रत्यक्ष रूप से घटना को देखने के लिए। सी है टू कैप्चर इंटरव्यूज़ स्टेटमेंट्स एंड इवेंट्स, मतलब इंटरव्यूज़ बयान और घटनाओं को कैप्चर करने के लिए। डी है एक्सेसिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए, तो 66 का हमारा आंसर होगा सी। जो भी हम वॉइस रिकॉर्डर हो चाहे कैमरा रिकॉर्डर हो, ये सब होते हैं डिजिटल रिकॉर्डर होते हैं ये सब, है ना, तो इससे हम कैप्चर ही तो करते हैं इंटरव्यूज़ को, स्टेटमेंट्स को, इवेंट्स को, यानी घटना को, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डू सैटेलाइट इमेजरी एंड एरियल फोटोग्राफी बिकम वैल्यूएबल टूल्स फॉर जर्नलिस्ट, यानी किस संदर्भ में, किस बारे में उपग्रह चित्रण जो होता है, सैटेलाइट इमेजरी उपग्रह
चित्रण और हवाई फोटोग्राफी पत्रकारों के लिए मूल्यवान उपकरण बन जाते हैं। ऑप्शन है इसमें ए एनालाइज लार्ज डेटा सेट, ये एनालाइज करते हैं लार्ज डेटा सेट को। बी है ऑन द गो रिपोर्टिंग, यानी चलते फिरते रिपोर्टिंग करते हैं। सी है कवरेज ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी प्राकृतिक आपदाओं या संघर्षों को कवरेज करते हैं, कवर करते हैं। डी है विटनेसिंग इवेंट्स फर्स्ट हैंड, यानी घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखना। तो 67 का हमारा आंसर होगा सी, जो सैटेलाइट इमेजरी है, सैटेलाइट के ज़रिए जो हम इमेज करते हैं तो क्या करते हैं, कवरेज ऑफ नेचुरल डिसास्टर और कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल डिसास्टर और कॉन्फ्लिक्ट को हम कैप्चर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, किसके द्वारा, सैटेलाइट इमेजरी एंड एरियल फोटोग्राफी के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मोबाइल जर्नलिज्म। ठीक है, मोबाइल जर्नलिज्म शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इन द मीडिया लैंडस्केप, मीडिया के क्षेत्र में मोबाइल जर्नलिज्म का क्या रोल है, क्या उद्देश्य है। तो जैसे कि हम मान लो हम कहीं पर भी हैं, सबके पास स्मार्टफोन है आजकल, है ना, मोबाइल से। तो कोई लड़ाई हो गई है बहुत भयंकर टाइप की, है ना, तो हम उसको मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर मतलब न्यूज़ में काम में ही आता है ना। अगर बहुत ज़्यादा बढ़कर लड़ाई खून खराबा वाली हो गई तो हम उसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, लाइव सीन होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है हमारे मोबाइल में, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ए है टू कैप्चर इंटरव्यूज स्टेटमेंट एंड इवेंट्स, यानी इंटरव्यू और बयान और घटनाओं को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए। बी है टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव डाटा, मात्रात्मक डेटा प्रदान करने के लिए। सी है टू विटनेस इवेंट्स फर्स्ट हैंड, घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखना। डी है बड़े डेटा सेट, एनालाइज द लार्ज डेटा सेट, टू एनालाइज द लार्ज डेटा सेट, यानी बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा करना या एनालाइज करना, है ना। तो मोबाइल जर्नलिज्म का आंसर होगा हमारा ए, टू कैप्चर इंटरव्यूज स्टेटमेंट एंड इवेंट्स। और जब भी हमारे पास या फिर मान लो डिजिटल टूल्स होंगे तब भी हम जल्दी से कैप्चर कर सकेंगे इंटरव्यू को, घटनाओं को, है ना। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे कि खून खराबा एक घटना ही होती है ना। इंटरव्यूज स्टेटमेंट्स एंड इवेंट्स को हम कैप्चर कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, वाई डू जर्नलिस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू कंबाइनिंग ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग मेथड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, यानी पत्रकार पारंपरिक ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग जैसी होती है जो हमारी, है ना। न्यूज़पेपर जो है एक ट्रेडिशनल वाला दिखाया जाता है और उसकी जो रिपोर्टिंग की जो मेथड्स होते हैं वो भी ट्रेडिशनल मेथड्स अलग होते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो रिपोर्टिंग की जा रही है वो अलग है ना। तो उसका क्या, उसके कंबाइनिंग का क्या महत्व है ये बताना है। जो कंबाइन करके, जैसे कि मान लो पहले अगर हम कोई भी घटना को कैप्चर करना होता था तो हम नोटबुक ले जाते थे, वहाँ के लोगों से आसपास पूछताछ करते थे, है ना, क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर मान लो कहीं चोरी या तोड़फोड़ होता है तो वहाँ के लोगों से नोटबुक ले जाके पूछताछ करते हैं। तो ये तो आ गया हमारा ट्रेडिशनल में। अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, तो अब तो कैमरा भी सबके पास है, मोबाइल्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे और हम आराम से किसी भी घटना को रिकॉर्ड कर लेंगे। तोड़फोड़ हुई है तो हम उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वो आ गई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, है ना। तो उसमें और उसका संयोजन करके हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उसका क्या रोल है इसमें, अगर कंबाइन करके हम रिपोर्टिंग करते हैं तो ये बताना है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए, टू लिमिट इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन, यानी डिसएमिनेशन मतलब होता है फैलाना, सूचना प्रसार को सीमित करना, लिमिटिंग करना, ये तो आंसर होगा नहीं। बी है टू अवॉइड मीडिया लिटरेसी, मीडिया साक्षरता से बचने के लिए, ये भी आंसर नहीं होगा इसका। सी है टू प्रोवाइड ऑडियंस विद एक्यूरेट, रिलेवेंट एंड कंप्लेइंग न्यूज़ स्टोरीज, यानी क्या हुआ इसका मतलब, जो दर्शकों को सटीक एक्यूरेट मतलब जो न्यूज़ है उसी न्यूज़ को देना, बड़ा चढ़ाकर या घुमा फिराकर नहीं कहना, ठीक है। रिलेवेंट, प्रासंगिक और सम्मोहक समाचार कहानियाँ प्रदान करना। डी है टू प्रमोट बाइज्ड व्यू पॉइंट्स, यानी एक तरफा बात को प्रमोट करना, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। तो 69 का हमारा आंसर है सी, जो है इसका मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड और अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को मिला दें तो हमें कैसी रिपोर्ट मिलेगी, एक्यूरेट सटीक रिपोर्ट मिलेगी, रिलेवेंट होगी और कंपेलिंग न्यूज़ स्टोरीज होंगी। तो आंसर हो जाएगा इसका सी।
सटीक रिपोर्ट मिलेगी जो है जैसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 70। व्हाट कैरेक्टराइजेस द डाइवर्सिटी ऑफ टूल्स यूज्ड बाय मीडिया फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। यानी सूचना एकत्र करने के लिए, सूचना को इकट्ठा करने के लिए मीडिया द्वारा यूज़ किए जाने वाले उपकरणों की डाइवर्सिटी, विविधता की क्या विशेषता है। ऑप्शन है इसमें ए, आ फोकस ऑन ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग मेथड्स ओनली। क्या ट्रेडिशनल मेथड्स पर ही हमें फोकस देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सिर्फ ट्रेडिशनल पे नहीं, मॉडर्न मेथड जो होते हैं उन पर भी फोकस देना चाहिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है, आर रिलायंस सोलली ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। यानी जो मॉडर्न पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उन पर निर्भर होना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी है, द नीड फॉर अडेप्टेबिलिटी इन एन एवर चेंजिंग मीडिया लैंडस्केप। यानी क्या? यानी लगातार बदलते मीडिया परिदृश्य में अनुकूलशीलता की आवश्यकता है। यानी जैसा हमारी न्यूज़ है उसके हिसाब से हमें अपना जो है परिवर्तन कर देना चाहिए, डिवाइसेस का जो भी है ना, स्टाइल का, न्यू स्टाइल के हिसाब से न्यू रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो बदलते ज़माने के हिसाब से ही हमें अपना अनुकूल होना चाहिए, तो आंसर इसका सी ही होगा। ठीक है, नया जो ज़माना आ रहा है उसको अडेप्ट करना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में बहुत ज़्यादा किए हैं, तो आपके समझ में आ ही गया होगा मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है और डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है। मिस इन्फॉर्मेशन वैसे मैं फिर से बता देती हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन जो होता है गलती से फैलाई गई कोई खबर होती है, गलती से, ठीक है, जानबूझकर नहीं, और ना ही इसका कोई गलत मकसद होता है इसको फैलाने का। ये और डिसइंफॉर्मेशन में होता है कि एक गलत मकसद होता है इसको फैलाने का। बुरी न्यूज़ तो होती है ये और गलत खबर भी होती है, पर इसको फैलाने के पीछे मकसद होता है, उसको बोलते हैं डिसइंफॉर्मेशन। कोई बुरा मकसद है ना, दंगे करवाना या फिर कुछ भी, इसको बोलते हैं डिसइंफॉर्मेशन। और मिस इन्फॉर्मेशन बाई चांस गलती से फैल गई न्यूज़ होती है ना, इसका कोई बुरा मकसद नहीं होता है, ना ही इसका कोई ऐसा मकसद होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए, है ना, पर डिसइंफॉर्मेशन का एक मकसद होता है बुरा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, मिस इन्फॉर्मेशन इज़ इंटेंशनल विल डिसइंफॉर्मेशन इज़ अनइंटेंशनल। यानी जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत सूचना है, वो जानबूझकर दी जाती है क्या? तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, है ना। इंटेंशनल तो होती नहीं है, जानबूझकर तो दी नहीं जाती, वो गलती से बस फैल जाती है ना, तो अनजाने में, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है, मिस इन्फॉर्मेशन इज स्प्रेड थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया। जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है, वो क्या ट्रेडिशनल मीडिया के द्वारा फैलती है? तो ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना, कैसे भी फैल सकती है वो गलती से, तो ये भी आंसर नहीं होगा इसका। सी है, मिस इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिलीव टू बी ट्रू। यानी गलत सूचना में झूठी जानकारी शामिल होती है जिसे सच माना जाता है। विल डिसइंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स इंटेंशनल स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। यानी जो डिसइंफॉर्मेशन है ना, जबकि जो डिसइंफॉर्मेशन में जानबूझकर झूठी जानकारी फैलाना शामिल होता है, तो यही आंसर लग रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन बाई चांस गलत तरीके से फैल जाती है और इसमें गलत जानकारी होती है, और डिसइंफॉर्मेशन का एक इंटेंशन होता है ना, फैलाने का, उसको इसका एक जानबूझकर फैलाई गई गलत इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो 71 का हमारा आंसर सी ही हो जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। हाउ इज़ मिस इन्फॉर्मेशन टिपिकली स्प्रेड इन जर्नलिज्म। यानी जो पत्रकारिता में आमतौर पर गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलाई जाती है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, थ्रू डेलिब्रेट कैंपेन्स, मतलब जानबूझकर अभियानों के माध्यम से कैंपेन्स चलाकर, तो ये तो आंसर होगा नहीं, जानबूझकर तो नहीं फैलाई जाती है ना, और कैंपेन्स चलाकर तो बिल्कुल नहीं फैलाई जाती है, वो तो गलती से ऐसी फैल जाती है। बी, ड्यू टू एरर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और अनइंटेंशनल शेयरिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। यानी त्रुटियों यानी एरर्स के द्वारा, गलत फहमी के द्वारा, मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा अनजाने में गलत जानकारी शेयर हो जाती है। ठीक है, सी है, बाय स्टेट एक्ट्रेस फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। यानी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राज्य अभिनेताओं द्वारा, तो ये भी आंसर नहीं होगा इसका। डी है, वी आर रैपिड डेसिमिनेशंस
डिसेमिनेशंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर तेजी से प्रसार के माध्यम से। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, 72 का हमारा आंसर होगा बी। गलती से अनजाने में, इसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं होता है ना, अनजाने में फैल जाती है ये न्यूज़, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। गलती से फैल जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से फैल जाती है, और कोई इसका बुरा मकसद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज़ अ कॉमन चैलेंज एसोसिएटेड विद द स्पीड ऑफ द न्यूज़ साइकिल? समाचार चक्र की गति से जुड़ी एक आम चुनौती, आम चैलेंजेस क्या है हमारे लिए, है ना। मैंने बताया है, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं उसके चैलेंजेस भी हैं। तो समाचार चक्र से जुड़ी, ठीक है, न्यूज़ साइकिल से जुड़ी क्या, न्यूज़ साइकिल की जो स्पीड है उससे जुड़ी क्या चुनौती है हमारे सामने? ऑप्शन है इसमें ए, लैक ऑफ मीडिया लिटरेसी, यानी मीडिया साक्षरता का अभाव। बी है कन्फर्मेशंस बाइज, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। सी है इनएडिक्वेट फैक्ट चेकिंग, यानी अपर्याप्त तथ्य जांच। डी है सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशंस, यानी सोशल मीडिया प्रवर्धन। तो इसका कॉमन चैलेंज क्या है? इसका इनएडिक्वेट फैक्ट चेकिंग, यानी अपर्याप्त तथ्य जांच। इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, इतनी ज़्यादा गति बढ़ चुकी है ना, इतना ज़्यादा इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फैक्ट चेक होता है ना, फैक्ट को चेक करना, वो नहीं हो पाता है। अपर्याप्त फैक्ट चेकिंग है ये, इसका चैलेंज क्या है? अपर्याप्त फैक्ट चेकिंग, यानी अपर्याप्त तथ्य जाँच। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट रोल डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्ले इन द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन? गलत सूचना और डिसइन्फॉर्मेशन के प्रसार में, उसको फैलाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है ना। तो ज़्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन होती है मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही फैलती है ना। तो उसमें क्या रोल रहता है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, इनकरेजिंग मीडिया लिटरेसी, मीडिया साक्षरता को प्रोत्साहित करता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, मीडिया साक्षरता को प्रोत्साहित करने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। बी है स्लोइंग डाउन द न्यूज़ साइकिल, समाचार चक्र को धीमा करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। सी है फैसिलिटेटिंग फैक्ट चेकिंग, तथ्य जांच की सुविधा प्रदान करता है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी है रैपिडली डिसेमिनेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन, तेजी से गलत सूचना को फैलाता है, तो यही इसका आंसर होगा। मिस इन्फॉर्मेशन जो है, डिसइन्फॉर्मेशन में सोशल मीडिया क्या करता है, गलती से गलत जानकारी, मतलब तेज़ी से गलत जानकारी को फैलाता है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। हाउ डज कन्फर्मेशंस बाइस कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन? पुष्टिकरण पूर्वाग्रह गलत सूचना के प्रसार में कैसे योगदान देता है? ठीक है, ये बताना है, मतलब हमारा पक्षपातपूर्ण जो निर्णय होता है ना, वो गलत सूचना के प्रसार में कैसे, किस टाइप का कंट्रीब्यूट करता है, किस टाइप का योगदान देता है। ऑप्शन है इसमें ए, बाय इनकरेजिंग मीडिया लिटरेसी, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है बाय प्रोमोटिंग क्रिटिकल एवल्यूशंस ऑफ सोर्सेस, यानी स्रोतों के आलोचनात्मक मूल्यांकनों को बढ़ावा देता है, तो ये भी नहीं होगा। सी है बाय मेकिंग पीपल मोर रिसेप्टिव टू इंफॉर्मेशंस अलाइनिंग विद देयर बिलीव्स, यानी लोगों को उनकी मान्यताओं के अनुरूप जानकारी के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाकर। डी है बाय प्रिवेंटिंग द डिसेमिनेशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठ के प्रसार को रोककर, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, है ना। तो 75 का हमारा आंसर है सी। क्या करता है ये? लोगों को उनकी मान्यताओं के अनुरूप जानकारी के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाकर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज़ वन वे जर्नलिस्ट कैन कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन? जो पत्रकार होते हैं वो गलत सूचना से निपटने का एक तरीका क्या अपना सकते हैं? ऑप्शन है इसमें ए, इंगेजिंग इन डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, जो कैंपेन्स होते हैं, अभियान होते हैं, दुष्प्रचार अभियानों को का संकलन होना। बी है प्रियोरिटाइजिंग थ्रो फैक्ट चेकिंग, संपूर्ण तथ्य जांच को प्राथमिकता देना। सी है अवॉइडिंग ट्रांसपेरेंसी अबाउट सोर्सेस, ये तो आंसर होंगे नहीं, स्रोतों के बारे में पारदर्शिता से बचना।
डी है इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ न्यूज़ डिलीवरी, समाचार वितरण की गति को बढ़ाना। अगर हम ये गति बढ़ा देंगे तो गलत न्यूज़ और जल्दी फैल जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी, सॉरी सी नहीं, बी। फैक्ट चेकिंग को प्राथमिकता देना, ठीक है, तथ्य की जांच करने के लिए उसको सबसे पहले तथ्य की जांच की जाए कि हाँ क्या क्या न्यूज़ है, ये गलत है या सही है, इस टाइप से, तो उसको प्राथमिकता देना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। हाउ कैन मीडिया लिटरेसी एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू कॉम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के लिए जो मीडिया लिटरेसी एजुकेशन है, मीडिया साक्षरता शिक्षा, वो कैसे योगदान देती है। बैकग्राउंड में जो भी वॉइस आ रही हैं प्लीज़ इनको इग्नोर करना, ठीक है, अपना फोकस रखना इसी पर। तो जो मीडिया लिटरेसी एजुकेशन यानी मीडिया से रिलेटेड अगर हम लोगों को एजुकेट कर देंगे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं मीडिया में, है ना, तो ये चीज़ हमें किस टाइप से हेल्प करेगी, गलत इन्फॉर्मेशन को फैलने से कैसे रोकेगी ये चीज़, अगर हम लोगों को अवेयर कर देंगे इस बारे में। तो ऑप्शन है इसमें ए बाय प्रमोटिंग रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना को तेज़ी से प्रसार को बढ़ावा देकर अगर हम उस न्यूज़ को तेज़ी से बढ़ाएंगे तो गलत होगा ना, मिस इन्फॉर्मेशन और जल्दी से फैलेगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है बाय एम्पावरिंग द पब्लिक टू क्रिटिकली इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन सोर्सेस, यानी जनता को सूचना स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए सशक्त बनाना। सी है बाय इनकरेजिंग कन्फर्मेशन बाइज, यानी पुष्टिकरण पूर्वाग्रह को प्रोत्साहित करके। डी है बाय लिमिटिंग द स्पीड ऑफ द न्यूज़ साइकिल की स्पीड को सीमित करके। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। हम हम लोगों को उसके बारे में मीडिया लिटरेसी एजुकेशन दे देंगे, अगर हम मीडिया साक्षरता शिक्षा दे देंगे तो वो लोग मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे लड़ सकते हैं। तो जनता को बाय एम्पावरिंग द पब्लिक टू क्रिटिकली इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन सोर्सेस, वो ये भी सोचेगा इंसान कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है ना। तो जनता को सूचना स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए सशक्त बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट डज ट्रांसपेरेंसी इन जर्नलिज्म इन्वॉल्व। ट्रांसपेरेंसी होती है पारदर्शिता, ठीक है, वो क्या करती है, क्या पत्रकारिता में पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है इसमें ए हिडिंग सोर्सेज एंड मेथड्स, ठीक है, यानी सोर्सेज और तरीकों को छिपाना, तो ये तो होगा नहीं आंसर। बी है अवॉइडिंग द एडिटोरियल प्रोसेस, संपादकीय प्रक्रिया से बचना, ये भी आंसर नहीं होगा। सी है इसका क्लियरली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन न्यूज़ एनालाइज एंड ओपिनियन पीसेस, यानी समाचार विश्लेषण और राय के टुकड़ों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना। डी है इनकरेजिंग डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, जो कैंपेन्स होते हैं डिसइंफॉर्मेशन उनको इनकरेज करना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी, ठीक है, यानी समाचार विश्लेषण और राय के टुकड़ों के बीच स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से अंतर करना, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज़ द एम्फेसाइज्ड एज क्रूशियल, यानी महत्वपूर्ण फॉर जर्नलिस्ट इन कंपेयरिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन से निपटने के में पत्रकारों के लिए किस चीज़ को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन है इसमें ए अवॉइडिंग कोलैबोरेशंस विद टेक प्लेटफॉर्म्स, बी है इंगेजिंग इन इंटेंशनल स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने में संलग्न करना। सी है एडहेरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग एक्यूरेसी एंड इंडिपेंडेंस, सटीकता और स्वतंत्रता सहित नैतिक मानकों का पालन करना, ठीक है, एक्यूरेसी होना चाहिए हमारी न्यूज़ में और नैतिकता का भी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन करना। डी है हमारा अवॉइडिंग फैक्ट चेकिंग प्रोसेस को अवॉइड करना, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होगा हमारा सी एडहेरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग एक्यूरेसी एंड इंडिपेंडेंस, यानी सटीकता और स्वतंत्रता सहित नैतिक मानकों का पालन करना, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, हु प्लेज अ सेंट्रल रोल इन एड्रेसिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन को संबोधित करने में केंद्रीय भूमिका कौन निभाता है, एड्रेसिंग करने में इनको कौन केंद्रीय भूमिका निभाता है। ऑप्शन है इसमें ए ओनली टेक प्लेटफॉर्म्स, बी ओनली एजुकेटर्स, सी ओनली द पब्लिक, डी जर्नलिस्ट्स। तो इसका आंसर होगा डी जर्नलिस्ट। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, पत्रकार जो है बहुत भूमिका निभाते हैं इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी जर्नलिस्ट। अगर कोई आम इंसान कोई बात कह रहा है, कोई न्यूज़ कह रहा है, तो हम इतनी जल्दी उस पर विश्वास नहीं करेंगे, पर अगर कोई जर्नलिस्ट गलत इन्फॉर्मेशन बता रहा है तो हम उस पर मान लेंगे उसकी बात, क्योंकि वो तो हम सोचेंगे कि वो तो जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, गलत नहीं बताएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, What is suggested as a multifaceted approach to combating misinformation and disinformation? गलत सूचना और दुष्प्रचार बोलते हैं डिसइंफॉर्मेशन को हिंदी में, यानी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में क्या सुझाव दिया गया है, मल्टीफेस्टेड अप्रोच के रूप में क्या सुझाव दिया गया है। ऑप्शन है इसमें ए सोल रिलायंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एकमात्र निर्भरता की सोशल मीडिया पर ही हम निर्भर रहें, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है कोलेबोरेशंस विद मैलिशियस एक्टर्स, यानी दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं के साथ सहयोग, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी है इनएडिक्वेट फैक्ट चेकिंग, अपर्याप्त तथ्य जांच। डी है, ये भी आंसर नहीं होगा, अपर्याप्त तथ्य जांच नहीं, पर्याप्त तथ्य जांच होनी चाहिए इसके लिए, तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, तो है ना। डी है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, टेक प्लेटफॉर्म्स, एजुकेटर्स एंड द पब्लिक, यानी मीडिया संगठनों, तकनीकी प्लेटफॉर्म्स, शिक्षकों और जनता की भागीदारी। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा डी। हमें जितना मतलब जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और तकनीकी प्लेटफॉर्म शिक्षकों और जनता को और इन सबको अवेयर भी करना चाहिए इसके लिए, है ना, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के लिए, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एड्रेसिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। गलत सूचना के लिए और दुष्प्रचार बोलते हैं डिसइंफॉर्मेशन को, गलत सूचना और दुष्प्रचार को संबोधित करने का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, क्या है। ऑप्शन है इसमें ए इनकरेजिंग रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के तेजी से प्रसार को प्रोत्साहित करना। बी है लिमिटिंग मीडिया लिटरेसी, मीडिया साक्षरता को सीमित करना। सी है अपहोल्डिंग हाई जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, उच्च पत्रकारिता के मानकों को कायम रखना। डी है मेंटेनिंग ट्रस्ट विद द ऑडियंस, दर्शकों के साथ विश्वास बनाए रखना, तो यही इसका आंसर होगा डी। गलत सूचना और दुष्प्रचार को संबोधित करने का अंतिम लक्ष्य क्या है कि हम दर्शकों के साथ विश्वास बनाए रखें। अगर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन ऑडियंस को मिलेगी तो वो हम पे विश्वास नहीं करेंगे, जर्नलिज्म पे विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको बनाए रखने के लिए हमें मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन को रोकना होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, मेंटेनिंग ट्रस्ट विद द ऑडियंस। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज की वीडियो का। तो ये यूनिट फर्स्ट जो है हमारी एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड जर्नलिज्म, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2, उसको हम देखेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया, है ना। तो इसके क्वेश्चंस हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, उसमें भी इतने ही क्वेश्चन है, इसलिए उस पर भी 2 वीडियो बन जाएंगी नेक्स्ट यूनिट पर भी, है ना, तो वो ज़रूर देख लिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।